नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आज बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। बात होगी भारत चीन विवाद से जुड़े हर अपडेट की। भारत की तरफ से कड़े शब्दों में चीन को चेतावनी दी गई है। भारत ने कहा है कि यथास्थिति बदलने के प्रयासों के परिणाम व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेंगे। वहीं अमेरिका ने हांगकांग मामले से जुड़े चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में मानवाधिकारों के दमन पर गहरी चिंता जताई है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। आइए विस्तार से देखते हैं सुबह 9 बजे की हर बड़ी खबर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चल रहे विवाद के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कड़े शब्दों में चीन को चेतावनी दी है। विक्रम मिस्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के लिए सैन्य गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है वहां नए निर्माण बंद करना। इसके अलावा भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग में अवरोध पैदा करना बंद करें। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता का दावा टिकने योग्य नहीं है। ऐसे बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। जमीनी स्तर पर यथास्थिति को बदलने के चीन के प्रयासों का द्विपक्षीय संबंधों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और प्रतिक्रिया होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात की और उन्हें सीमा पर मुस्तैद जवानों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन तनाव के बीच जमीनी विवाद स्थिति का जायजा लेकर लौटे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को लेकर ताजा हालात से अवगत कराया। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले दिनों के घटनाक्रम, वहां की गतिविधियों और सेना की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह अस्पताल में जाकर सेना के घायल जवानों से मुलाकात की। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों से 2-2 हाथ करने वाले सैनिकों को सेना प्रमुख ने सम्मान पत्र भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल ही में रूस के दौरे से लौटे हैं। राजनाथ सिंह ने मॉस्को रूसी नेतृत्व के साथ कई अहम मसलों पर द्विपक्षीय बैठक की और दूसरे विश्व युद्ध के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने हांगकांग मामले से जुड़े चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लागू कर रहे हैं। पॉम्पियो ने कहा कि इनके बारे में माना गया है कि उन्होंने 1984 चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी प्रदान की गई हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को दबाया या मानवाधिकारों को और बुनियादी स्वतंत्रता को कमतर किया या ऐसा करने में इनकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी इसी तरह के प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में मानवाधिकारों के दमन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिजियांग के मुस्लिम बहुल इलाकों में उइगर मुसलमानों के साथ बेहद बर्बर व्यवहार हो रहा है। चीन ने तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की आजादी भी छीन ली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि चीन की सरकार से नागरिकों के मौलिक आजादी का दमन रोकने के लिए कई बार बात की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने शिजियांग प्रांत और तिब्बत के लोगों के दमन को लेकर ऐतराज जताया था। वहां वकीलों को बंदी बनाए जाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गायब होने पर भी सवाल उठाए थे। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कोविड-19 पर जानकारी दे रहे पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मियों के भी दमन की बात की है। और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट्स की। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से 96,000 अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र के श्रेणीबद्ध निवारक और अति सक्रिय उपायों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, लेकिन साथ ही 13,940 मरीज ठीक भी हुए। इसके साथ ही अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,85,000
636 हो चुकी है और कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। इस बीच आईसीएमआर ने 11 नई प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी है। देश में अब 1016 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच के लिए समर्पित हैं और इनमें 737 सरकारी और 279 निजी क्षेत्र की हैं। रोजाना जांच के नमूनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब तक 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज कोरोना वायरस पर मंत्रियों के समूहों की बैठक होगी। इसमें कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और आगे की रणनीति पर मंथन होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए 3 राज्यों के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने कल अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में गए केंद्रीय दल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय दल को राज्य में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी गई। केंद्रीय दल सीएम डैशबोर्ड भी देखने गया और सीएम डैशबोर्ड के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की स्थिति की समीक्षा की गई। 2 सदस्यों का दल अहमदाबाद के कुछ कंटेनमेंट जोन में भी गया और नगर निगम अधिकारियों के साथ कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। गुजरात में अब तक 30,158 लोग कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि इनमें से 22,038 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में अब तक कुल 1,722 लोगों की मौत हुई है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए आज से दिल्ली एनसीआर में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया जाएगा। इससे कोविड महामारी का व्यापक तौर पर विश्लेषण हो पाएगा। एनसीडीसी और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से यह सर्वे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने और पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप्स के उपयोग की भी मंजूरी दी थी। दिल्ली के लोगों की कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग करने के मकसद से 2-2 सदस्यों वाली कम से कम 1100 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 2 सदस्य होंगे और वो घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सर्वेक्षण करेंगी। सर्वेक्षण का काम कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार की कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना के तहत 30 जून तक निरुद्ध क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम पूरा होगा और बाकी दिल्ली में ये काम 6 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। ये टीमें एक मोबाइल एप्लीकेशन एसएस कोरोना से लैस हैं, जो सरकार द्वारा गठित एक वेब पोर्टल को तत्काल जानकारी भेज देगा। वहीं दिल्ली में विशेष तौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों को सभी वार्ड में तत्काल सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को मरीज के एक अटेंडेंट को अस्पताल परिसर में रुकने की अनुमति देनी होगी, जो कि अस्पताल की ओर से तय स्थान पर ही रहेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है और दिल्ली कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से 3 गुना ज्यादा 18 से 20 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर टेस्ट से मामले थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों को अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति से भी रोगियों को काफी हद तक मदद मिल रही है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 3,460 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,240 हो गई है। राजधानी में 2,326 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक दिल्ली में 47,091 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कल 21,144 टेस्ट किए गए। इस बीच राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर भी चालू कर दिया गया है। यहां 10,000 बेड वाली क्षमता का सेंटर बनाया गया है और इसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपी गई है। कोरोना महामारी वायरस के संक्रमण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। हालांकि पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इनमें सरकारी, प्राइवेट, एडेड, एनडीएमसी सभी स्कूल शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन विभाग ने राजधानी में चलने वाले सभी सीएनजी यात्री वाहनों के लिए लागू सीएनजी लीकेज टेस्ट सर्टिफिकेट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिन सीएनजी गाड़ियों का ये टेस्ट सर्टिफिकेट 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच खत्म हो रहा है, उस सर्टिफिकेट को अब 30 सितंबर तक वैलिड माना जाएगा।
देश भर में संक्रमण के मामलों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। इनमें से 65% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सामूहिक और सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। असम में शाम 7 बजे से 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और कोविड-19 के मामले में वृद्धि को देखते हुए 28 जून आधी रात से कामरूप जिले में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार अन्य शहरों और निकाय क्षेत्रों में आज से हर सप्ताह अंत पर संपूर्ण लॉकडाउन लागू करेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 1297 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 72,287 हो गई। हालांकि शहर में अब तक 39,744 मरीज इस रोग से उबर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना की जांच की कीमत प्राइवेट लैब के लिए अधिकतम 2400 रुपए तय कर दी है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये कहूँगा कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, यंग एंड ओल्ड, सबको इकट्ठे मिलके इस लड़ाई जो पैंडेमिक है इससे लड़ना है। और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर लोग इकट्ठे मिलके एक ये प्रतिज्ञा लेने की हम इस पैंडेमिक से लड़ेंगे और जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे तो हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे और ज़्यादा केसेस ना होने देंगे। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि हम पैनिक ना करें, डोंट गो बाय रूमर्स, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट्स। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उसको फॉलो करें। दूसरा ये है कि आप रेगुलर अपने आप को क्राउडेड एरिया से जाने के लिए ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन इमरजेंसी ट्रैवल, गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे क्राउड है। तीसरा ये कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं तो वायरस आपके हाथ में आने का डर रहता है। आप रेगुलरली चाहे सोप वाटर से, साबुन से और पानी से ही हाथ धोएं और हाथ अच्छी तरह से धोएं। हथेलियों पे ही नहीं, पीछे वाले हिस्से में भी, उंगलियों के बीच वाले हिस्से में भी और नाखून और अंगूठे सब पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरह से धोएं। और अगर खांसी है तो अपनी खांसी को ढकें, बाजू के अंदर खांसें या टिश्यू या रुमाल यूज़ करें, जिससे खांसने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा दूर ना आ जाए। ये हमें प्रिकॉशन रखने हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह रहे हैं कि अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो थोड़ा दूर रहें, किसी से 1-1.5 मीटर का फासला रखें, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले। और अगर हम सब लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मिलके ये सब करेंगे तो हम इस चेन ऑफ स्प्रेड को रोक पाएंगे और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इस सब के भी ये हम वायरस को कंट्रोल करके इसको ख़त्म कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आज होगी। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा जगत पर हुए प्रभाव पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने, शिक्षा क्षेत्र में निरंतरता बनाने जैसे मुख्य बिंदुओं पर बातचीत होगी। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में शैक्षिक जगत पर प्रभाव पड़ा है। दुनिया भर के शिक्षण संस्थान पिछले कई महीनों से बंद हैं और आगे भी फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने और कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अभियान के कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान चुनौतियों से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी की। देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौटे मजदूरों को अब उनके स्थानीय क्षेत्रों पर ही काम दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार आपदा से बने हर अवसर को साकार कर रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी एमएसएमईज में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही कारगर दवाई है, वो है 2 गज की दूरी। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, देश में कामगार श्रमिकों के लिए जो कदम उठाए वो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में 7 लाख एमएसएमई को दोबारा शुरू किया गया। 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए ये अनूठी पहल की है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस योजना से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को और बल मिलेगा। साथ ही केंद्र और राज्य के इस डबल इंजन से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की वजह से लौटकर आए प्रवासी कामगारों के हुनर का जिस प्रकार इस्तेमाल कर रही है वो प्रशंसनीय है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरक भी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी और लोगों को योजना से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कार्यक्रम के जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी देने के अलावा ये पोर्टल योजना के तहत कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी में भी मदद करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले 4 महीने में 6 राज्यों के 116 जिलों में इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मकसद से 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को कोरोना संकट से निपटने के लिए उठाए गए मौद्रिक और नियामक उपायों के प्रभाव के बारे में अवगत कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की चुनौतियों पर चर्चा की। इसके अलावा बैठक के दौरान जुलाई 2019 से जून 2020 तक की अवधि में आरबीआई की गतिविधियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बोर्ड ने अगले लेखा वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 के बजट और अन्य नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की। डीजीसीए ने देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है, लेकिन अलग अलग मामलों के आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को चुनिंदा रूटों पर उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया और अन्य निजी घरेलू विमान कंपनी गैर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर रही हैं। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित उन्नत
टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो अग्रिम मोर्चे के सभी युद्धपोतों से दागी जा सकती है। ये प्रणाली किसी भी टॉर्पीडो हमले को विफल करने में नौसेना की मदद करेगी। डीआरडीओ की ओर से विकसित मारीच प्रणाली हमलावर टॉर्पीडो का पता लगाने, उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में सक्षम है। नौसेना ने कहा कि रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस विध्वंसक प्रणाली का उत्पादन करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की अब कोई मौजूदगी नहीं है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ट्वीट किया कि 1989 में घाटी में आतंकवाद फैलाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। त्राल के चेवा उलार इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कल 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने ये दावा किया। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक हैं और ये जिले के त्राल क्षेत्र के रहने वाले हैं। कलर ब्लाइंडनेस से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस देने के योग्य माना जाएगा। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और फॉर्म 1A में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता रहा है। लोकसभा सचिवालय ने कुछ इकाइयों का पुनर्गठन करने के साथ कामकाज में कुछ बदलाव किया है। सांसदों के मेडिकल बिलों से संबंधित मामलों को अब कल्याण शाखा से सांसद वेतन भत्ता के हवाले करने का फैसला किया है। इसी तरह सेल्स और रिकॉर्ड्स ब्रांच को अब 2 अलग इकाई बनाने का फैसला हुआ है। 23 जून को जारी आदेश के मुताबिक सेल्स इकाई जहां जनरल स्टोर ब्रांच के तहत काम करेगी, वहीं रिकॉर्ड्स ब्रांच स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, इसलिए मौजूदा समय के अनुकूल बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया कोरोना महामारी और गलत सूचना के 2 तरफा हमले का सामना कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों चुनौतियों को दूर करने का तरीका समान है और कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने राजनीति को अलग करने और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। विदेश मंत्री ने पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाए गए संकल्प को दोहराते हुए कहा कि महामारी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का आकलन करने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए तथ्यों और विज्ञान का उपयोग करने का एक अवसर है, जिसके तहत WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत इन लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए तैयार है। 1 जुलाई से जर्मनी यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के मित्र और रणनीतिक साझेदार होने के नाते जर्मनी के विदेश मंत्री मिगेल बोर्जन ने शुक्रवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। बातचीत में भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत बनाने समेत वैश्विक मामलों के अलावा भारत जर्मन द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जर्मनी ने शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने की पेशकश की है। इसके तहत 3,893 करोड़ रुपए के ऋण को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। कोरोना महामारी और चीन के साथ सीमा पर हुए विवाद के बीच दोनों देशों के उच्चाधिकारियों की बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूरोपियन यूनियन पहले ही कोरोना महामारी को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा चुका है। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नेताओं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के अन्य नेताओं के बीच इस मसले को लेकर बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों के बीच मतभेद साफ दिखाई दिया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 तक कर दी गई है। ये भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है। साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उपन्यासों के जरिए बंकिम चंद्र ने देशवासियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चेतना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्होंने लेखन की शुरुआत अंग्रेजी उपन्यास राजमोहन सस्पाउस से की, लेकिन इसे उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। देशवासियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को मुखर अभिव्यक्ति देने वाले बांग्ला के सुविख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने राष्ट्रभक्ति को मातृवंदन के हमारे संस्कारों से जोड़ा। आनंद मठ जैसी कालजयी कृतियां देश की सांस्कृतिक जागृति का प्रमाणिक दस्तावेज हैं। और अब बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। देश भर में मानसून के आने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। इस वर्ष 21 दिन पहले देश भर में मानसून की बरसात शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में व्यापक रूप से बरसात हुई है। मानसून की दक्षिण और पूर्वी भारत में सामान्य गति रही है। पूर्वोत्तर में ये 1 सप्ताह देरी से पहुंचा है, जबकि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में ये 7 से 12 दिन पहले आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार तक पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत में गरज के साथ बरसात जारी रहेगी। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई दिनों से लगातार तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम के 16 जिलों के 704 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं तकरीबन 2,52,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम राज्य प्रबंधन प्राधिकरण ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।